गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में आज 5th सेशन में हम पढ़ेंगे आज जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर क्लासेस में हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, सेल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल थ्योरी, सेल ये सारा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस न्यूक्लियस एज नोन एज कैरियन। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस क्या करता है, एक क्या है हमारा सेंट्रल कंट्रोलिंग करता है, ये पूरे सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये हाउस ऑफ सेल की जेनेटिक मटेरियल जो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, और सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस क्या है हमारा, न्यूक्लियस एज ऑल्सो नॉन एज कैरियन। कैरियन क्या कहते हैं न्यूक्लियस को, कैरियन। और न्यूक्लियस की स्टडी को क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। तो कैरियोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, कैरियोलॉजी में हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था वो किसने किया था, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस तो किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कहाँ पे इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, तो ऑर्चिड की रूट सेल में, ऑर्चिड प्लांट की रूट सेल में क्या देखा गया, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया। तो न्यूक्लियस क्या है, एक हाउस ऑफ, इसको क्या कह सकते हैं, हाउस ऑफ सेल जीनोम भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, जितना भी हमारा सेल का जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पे मिल रहा है, हमारे न्यूक्लियस में मिलता है। एक स्फेरिकल शेप में ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हर सेल में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है। और इसमें हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये क्या है हमारे पास, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्या है, न्यूक्लियस क्या है हमारा, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो हम सेल के न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। जो हमारा सबसे बाहरी कवर है, स्फेरिकल शेप, जनरली ये क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। जो इसकी बाहरी कवरिंग है इसको क्या कहते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर इनवलप। अब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से क्या बनता है, हमारा एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम बनता है। इसके ही एक्सटेंशन से क्या बनता है, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। और इसकी सरफेस पे क्या होता है, ये क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम होता है। और इसकी जो सरफेस है इसमें क्या लगे होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम है। इसकी सरफेस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच की सरफेस को इस वाले रीजन को क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर रीजन। पेरी न्यूक्लियर रीजन, पेरी न्यूक्लियर रीजन। ये फ्लूइड भरा होता है इसके आउटर और इनर मेम्ब्रेन में। अब इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमको देखने को मिलती है, न्यूक्लियर लैमिना, जो क्या करती है, न्यूक्लियस को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये इस तरह से ये है हमारा, दिस इज न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियर लैमिना। अब इसमें क्या होता है, ए मेम्ब्रेनस, जिसके पास मेम्ब्रेनस नहीं होती है वो है हमारा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, जिसको हम केंद्रिका भी कहते हैं, न्यूक्लियोलस। और इसमें क्या होता है, क्रोमैटिन होता है। और क्या होता है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इसके क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा में क्या होता है, बिखरा होता है। और क्या पाया जाता है यहाँ पे, पोर, न्यूक्लियर पोर मिलता है। ये बहुत टीनी स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारा न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, क्रोमैटिन, और ये हमारा न्यूक्लियस, और ये हमारा क्या है, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्मा। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, न्यूक्लियस का है, जिसका आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, राइबोसोम्स लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं, राइबोसोम्स लगी होती हैं। और इसी के एक्सटेंशन से क्या बना हुआ है, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है यहाँ पे, राइबोसोम, राइबोसोम्स। और क्या देखने को मिल रहा है, सबसे बाहरी कवर हमारा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर हमारा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके इन दोनों के स्पेस को क्या कहा जा रहा है, पेरी न्यूक्लियर रीजन। और यहाँ पे क्या है हमारा, न्यूक्लियोप्लाज्मा है, प्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्मा, इसके साइटोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्मा कहा जाता है। और इनके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियर पोर होता है, जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। अब थोड़ा हम इसके स्ट्रक्चर का थोड़ा सा इसका डिटेल हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। क्या होता है, आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट। सेकंड है, ये क्या है, इससे क्या होता है, जो आउटर न्यूक्लियर दो लेयर में डिवाइड होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कंटेन राइबोसोम्स, राइबोसोम्स कंटेन होते हैं इनकी लेयर पे। और क्या होता है, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके एक्सटेंशन से ही क्या बन रहा है, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम बन रहा है। एक्सटेंशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
is a form of endoplasma reticulum. एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। सेकंड है हमारे पास न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियर पोर क्या होता है? ये क्या होता है? न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और क्या होता है इसमें? क्या होता है? एनुलाई। इट्स हेल्प फॉर, इट्स मेड अप, पहले तो हम देखते हैं ये किसका बना। इट्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियर पोलर कॉम्प्लेक्स। किसका बना होता है? न्यूक्लियर पोलर पोर कॉम्प्लेक्स। इसका डायमीटर लगभग क्या होता है? 120 mm। 120 इसका डायमीटर हम देखते हैं। डायमीटर लगभग 120 mm हमको देखने को मिलता है। और ये किसका बना होता है? ये बना होता है 8 सिलेंड्रिकल एनुलस से। ये एनुलस क्या होता है? 8 सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल से बने होते हैं। प्रोटीनियस ठीक है, 8 सिलेंड्रिकल एनुलस से बना होता है। इसको क्या कहते हैं? एनुलाई। क्या कहा जाता है इसको? एनुलाई। और ये बीच में क्या करता है? पोर का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? पोर का फॉर्मेशन करता है। और ये मिल के क्या बनाता है? न्यूक्लियर पोर। जो एनुलाई होता है ये हमारा प्रोटीनिशियस नेचर का होता है। प्रोटीन्स होती हैं एक टाइप की। तो 8 सिलेंड्रिकल एनुलाई मिलके क्या बना रहे हैं? एक पोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इसका फंक्शन हम देखते हैं। न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या का है? ये क्या करता है? हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट के लिए। क्या करता है? बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है। बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट या गेटवे ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। बाई डायरेक्शनल गेटवे भी इसके कहा जाता है। किसका ट्रांसपोर्ट करता है? आरएनए और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करता है साइटोसोल से न्यूक्लियस में। जब कोई प्रोटीन या आरएनए को क्या करना है? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मा में आना है, या साइटोप्लाज्मा से मॉलिक्यूल को कहाँ जाना है? आरएनए या डीएनए को कहाँ जाना है, या किसी भी मॉलिक्यूल को कहाँ जाना है? न्यूक्लियस में जाना है। तो वो हमेशा किसके थ्रू जाता है? न्यूक्लियर पोर से ट्रांसपोर्ट होता है। तो न्यूक्लियर पोर कहाँ हेल्प करता है? हमारे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। सेकेंड स्ट्रक्चर है हमारे पास न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना हमने कहाँ देखा? न्यूक्लियर लैमिना हमने देखा कि जो इसकी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे एक हमको क्या दिखा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा, जो क्या कर रहा है? उसको क्या कर रहा है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। वो क्या कहलाता है? हमारा न्यूक्लियर लैमिना। ये किसका बना होता है? इसका मेड अप ऑफ लैमिन प्रोटीन। किससे बना होता है? लैमिन प्रोटीन। और लैमिन प्रोटीन भी यहाँ पे क्या होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। लैमिन प्रोटीन कितने टाइप की होती हैं? लैमिन प्रोटीन होती है 3 टाइप की। लैमिन ए, लैमिन बी और लैमिन सी। लैमिन ए, लैमिन बी और लैमिन सी।
और ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो हमारा न्यूक्लियर लैमिना है वो क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इस स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। इसके क्या करता है, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। दस प्रोवाइड्स सपोर्ट करता है, किसको करता है, न्यूक्लियस सपोर्ट फॉर ऑफ न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर पोर से हमारे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। जो न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्मा से न्यूक्लियस में किसी भी मॉलिक्यूल को जाना है वो एक्टिव, वो क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जाता है। और कुछ मॉलिक्यूल को क्या होता है, एटीपी डिपेंडेंट होता है, जिसमें एटीपी भी लगती है, उसमें क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। अब हमने बात की न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में हमने बात की, और न्यूक्लियर पोर के बारे में हमने बात की, न्यूक्लियर लैमिना के बारे में हमने बात की। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्मा में क्या क्या हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्मा ये क्या है, न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्मा है, जिसमें क्या है, एक तो हमारा क्या है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। दूसरा क्या प्रेजेंट है, हमारा क्रोमोटीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, क्रोमोटीन। और ये कहाँ मिल रहा है हमें, इसकी प्लाज्मा में देखने को मिल रहा है, इसके साइटोप्लाज्मा में। इसके न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्मा को क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा। तो ये हमने क्या देखा, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा, इसकी स्टडी को हम क्या कह रहे हैं, कैरियोलॉजी कर रहे हैं। और ये क्या है, हमारा हाउस ऑफ सेल जीनोम। हाउस ऑफ सेल जीनोम से क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे जितने भी जीनोम है, मतलब सेल का जेनेटिक मटेरियल है, वो कहाँ है, न्यूक्लियस में है। और सेल को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा न्यूक्लियस क्या कर रहा है, सेल की ऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है, कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ पे ये एब्सेंट है। इसकी प्रेजेंट और एब्सेंस की बेस पे हम इसको क्या करेंगे, कैटेगराइज करके। न्यूक्लियस तो दो टाइप से हम इसको देखेंगे। पहले ये कहाँ पे एब्सेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, हमारा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज है जो क्या कर रहा है, पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है। तो हमें ऐसे भी सेल्स देखने को मिलती हैं, या ऐसे भी टिश्यूज़ वगैरह देखने को मिलता है जहाँ पे क्या नहीं होती है, न्यूक्लियस नहीं होती है, जहाँ पे क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है प्रेजेंट। तो कहाँ एब्सेंट कहाँ पे देखने को मिलती हैं, सबसे है मैच्योर। सबसे पहले हम देखते हैं मैच्योर एबीसी में, मैच्योर आरबीसी में हमको क्या नहीं देखने को मिलता है, न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कैमल के आरबीसी में हमको आरबीसी देखने को मिलता है, न्यूक्लियस देखने को मिलता है। सेकंड है हमारा स्लीव ट्यूब। यहाँ पे भी क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। और इसको कौन रेगुलेट करता है, कंपेनियन सेल। कल हमने फ्लोएम टिश्यू के बारे में पढ़ा था। फ्लोएम में हमने स्लीव ट्यूब्स, पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, ये सब के बारे में पढ़ा था। और जो हमने स्लीव ट्यूब के बारे में जाना था कि स्लीव ट्यूब एक क्या है, लिविंग है, लेकिन ये क्या है, ई न्यूक्लिएटेड है। ई न्यूक्लिएटेड इट मीन्स ये इस पे क्या नहीं है, इसके पास क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है तो ये क्या कर पाता है, अपने सेल को रेगुलेट करने के लिए किसकी हेल्प करता है, किसकी हेल्प लेता है, कंपेनियन सेल की हेल्प लेता है। तो ये दो ऐसे सेल्स हैं जिनके पास क्या नहीं है, टिश्यूज़ हैं जिनके पास क्या नहीं है, हमारे पास इनके पास न्यूक्लियस नहीं है। अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, पहला हमारे एनिमल सेल में हम देखते हैं, एनिमल सेल में कहाँ प्रेजेंट है, और दूसरा हमारा प्लांट सेल में कहाँ प्रेजेंट है। एनिमल सेल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, सेंट्रिक होता है। कैसा होता है, सेंट्रिक। और प्लांट में क्या होता है, पेरीफेरी में होता है, पेरीफेरी में क्यों होता है,
क्योंकि प्लांट सेल में क्या होता है, जो वैक्यूल्स होता है वो क्या होता है, सेंट्रल में होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो कहाँ होता है, उसके पेरिफेरी रीजन में होता है। क्या होता है, पेरिफेरी रीजन में होता है। तो ये हमने क्या देखा, न्यूक्लियस कहाँ पे एब्सेंट है और कहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं नंबर के बेस पे न्यूक्लियस, किसी सेल में क्या होता है, एक न्यूक्लाई होता है, किसी सेल में 2 न्यूक्लाई होते हैं, किसी सेल में बहुत सारे न्यूक्लाई कहते हैं, उस सेल को कंट्रोल करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, नंबर के बेस पे हम क्या देखते हैं, न्यूक्लियस को देखते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है, ऐसी सेल जो क्या होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, उनको कहते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएट। सेकंड, जिनके पास क्या है, 2 न्यूक्लाई हैं, 2 न्यूक्लियस है, उनको क्या कहते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट। थर्ड है मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएट, जिनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस है। अब ऐसे सेल जिनके पास क्या है, सिर्फ क्या है, एक ही न्यूक्लियाई है, एक ही न्यूक्लियस है, उसको क्या कहते हैं, यूनिन्यूक्लिएट। जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, एनिमल सेल, इनमें क्या होता है, एक एक न्यूक्लियस होता है, एक एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बाइन्यूक्लिएट में आ जाता है हमारा पैरामीशियम, पैरामीशियम, मीशियम, जिसके पास क्या होते हैं, 2 न्यूक्लिएट होते हैं, 2 क्या होते हैं, न्यूक्लिएट होते हैं। तो पैरामीशियम को हम यहाँ पे देख लेते हैं। पैरामीशियम एक क्या है, स्लीपरी क्या है, एनिमैक्यूल है, क्या है, एक चपटा टाइप का क्या है, एक एनिमल है, जिसमें क्या होता है, इसकी सरफेस पे क्या लगे हुए हैं, फ्लैजिला, फ्लैजिला, बॉडी सरफेस पे क्या लगे हुए हैं, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला। इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें 2 न्यूक्लिएट दिखने को मिलते हैं। पहला क्या होता है, मैक्रो न्यूक्लिएट देखने को मिलता है, जो क्या होता है, किडनी शेप का होता है, क्या होता है, किडनी शेप। और दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस, जो क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। तो 2 न्यूक्लिएट वाली कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिल रही है, पैरामीशियम में देखने को मिल रही है। तो ये है हमारा, दिस इज मैक्रो न्यूक्लिएट, मैक्रो न्यूक्लिएट, मैक्रो न्यूक्लिएट। और ये हमारा माइक्रो न्यूक्लिएट, माइक्रो न्यूक्लिएट। तो 2 कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, बाइन्यूक्लिएट कंडीशन, पैरामीशियम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस मिलते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएट और माइक्रो न्यूक्लिएट क्या क्या करता है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। बाइन्यूक्लिएट कंडीशन, न्यूक्लिएट, इसमें हम क्या देख रहे हैं, पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम। इसमें हमने क्या देखा, पहला इसके पास क्या है, 2 टाइप के क्या है, न्यूक्लिएट हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मैक्रो न्यूक्लिएट, मैक्रो न्यूक्लिएट। सेकंड है इसका माइक्रो न्यूक्लिएट, माइक्रो न्यूक्लिएट, माइक्रो न्यूक्लिएट। अब मैक्रो न्यूक्लिएट क्या होता है, ये क्या है, किडनी शेप, क्या है, किडनी शेप्ड, किडनी शेप्ड, किडनी शेप्ड। और इसमें क्या मिलता है, पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है, पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। और ये क्या करता है, वेजिटेटिव, हेल्प फॉर वेजिटेटिव वेजिटेशन, वेजिटेटिव एक्टिविटीज़ में क्या करता है, हेल्प करता है, लाइक एक्सीजन, डाइजेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। माइक्रो न्यूक्लिएट क्या करता है, माइक्रो न्यूक्लिएट
एक स्फेरिकल शेप का क्या है, न्यूक्लियस है, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप्ड। और क्या होता है इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम में। तो पैरामीशियम में हमने क्या देखने को मिला, बायोन्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिली, माइक्रोन्यूक्लिएट, मैक्रोन्यूक्लिएट। मैक्रोन्यूक्लिएट क्या है, किडनी शेप का न्यूक्लिएट है जो क्या करता है, पॉलीप्लॉइडी सर्व करता है और क्या करता है, वेजिटेटिव एक्टिविटीज़, जितने भी इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक एक्सरसाइज, डाइजेशन, खाने का जो डाइजेशन होता है, ये सेल से बाहर करना है, एक्सीजन करना है, ये सारा क्या कहता है, एंडोसिस, एक्सोसिट, ये क्या कहता है, सारी एक्टिविटी कौन करता है, मैक्रोन्यूक्लिएट। वही माइक्रोन्यूक्लिएट क्या कहता है, एक स्फेरिकल शेप का होता है और इसमें क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो ये एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लिएट कंडीशन कहाँ मिलती है, तो पैरामीशियम में मिलती है। और जो सबसे किडनी शेप क्वेश्चन ये भी बनता है कि किडनी शेप न्यूक्लिएट हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो मैक्रो न्यूक्लिएट कंडीशन, पैरामीशियम की मैक्रो न्यूक्लिएट कंडीशन में हमने किडनी शेप न्यूक्लियस देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट ये कहाँ देखने को मिलती है, इसमें हम देखते हैं कि एनिमल में किस टाइप से दिखती है, एनिमल में किस किस में मिलता है और प्लांट में किस टाइप से दिखती है। एनिमल में एनिमल सेल और प्लांट सेल, प्लांट सेल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एनिमल सेल में क्या होती हैं, जो स्केलेटल मसल होती है हमारी, स्केलेटल मसल, इसमें देखने को मिलती है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब सेल में क्या हो रहा है, बहुत सारी न्यूक्लिएट हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहलाती है। ओपेलाइना एक पैरासाइट है, इसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, प्रोटोजोआ है। क्या है ये, एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। इसमें प्रोटोजोआ, इसमें भी क्या देखने को मिलती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस, एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस में भी क्या देखने को मिलता है, एस्केरिस, इसमें भी क्या देखने को मिलता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। चौथा है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के एग में भी हमको क्या देखने को मिलता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के एग में, तो इस टाइप की कंडीशन हमें कहाँ मिलती है, इन सब में देखने को मिलती हैं। और इनकी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को क्या कहते हैं, सिनकाइट्रियम, सिनकाइट्रियम कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को क्या कहते हैं, सिनकाइट्रियम कंडीशन या सिनकाइट्रिशियल कंडीशन। ठीक है, तो ये हमने कहाँ देखा, एनिमल सेल में देखा। अब हम देखते हैं प्लांट्स में कहाँ कहाँ हमको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। प्लांट की हम बात करते हैं, तो प्लांट में हमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। सबसे पहले हमको मिलता है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, जो हम कोकोनट ऑयल और कोकोनट वाटर पीते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियाई क्या होता है, उसके वाटर में क्या होता है, फ्री होते हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप की हमको एंडोस्पोर्स देखने को मिलता है, एक तो सेलुलर होता है, दूसरा क्या होता है, लिक्विड एंडोस्पोर कोकोनट में मिलता है। तो यहाँ पे भी हमको क्या देखने को मिलती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट में देखने को मिलती है।
दूसरा हमें कहाँ मिलता है, ज़ैंथोफाइसी एल्गी, ज़ैंथोफाइसी ज़ैंथोफाइएसी में भी देखने को मिलता है। तीसरा है हमारा फाइकोमाइसिटीज़, जो एल्गी का क्या है, प्रिमिटिव एल्गी जो होती हैं, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज़ एल्गी। इसमें भी हमको क्या देखने को मिलता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलता है। इन प्लांट में अगर हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन। क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन। तो हमने कहा क्या देखा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बेस में हमने क्या देखा, सबसे पहले यूनिन्यूक्लिएट जिनके पास एक न्यूक्लियस है। फिर हमने बायोन्यूक्लिएट देखा, बायोन्यूक्लिएट में हमने क्या देखा, पैरामीशियम को देखा। पैरामीशियम में क्या मिलता है, एक मैक्रोन्यूक्लिएट मिलता है, दूसरा क्या मिलता है, हमारा माइक्रोन्यूक्लिएट देखने को मिलता है। मैक्रो क्या करता है यहाँ पे, सेक्सुअल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव एक्टिविटीज़ या रिप्रोडक्शन जो भी है वो करता है, और जो माइक्रो है वो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। थर्ड हमने क्या देखा कि जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड में हमने प्लांट और एनिमल में हमने देखा, ड्रोसोफिला में देखा, और क्या देखा, हमारी स्केलेटल की जो मसल्स होती हैं उसमें भी क्या देखने को मिलता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड देखने को मिलता है। एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस के एपिडर्मिस में भी हमको क्या देखने को मिलती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन। अब थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हैं कि जो एनिमल सेल में सिनकाइट्रियम कंडीशन है और सिनोसिटिक कंडीशन है। सिनोसिटिक कंडीशन कहाँ देखने को मिल रही है, हमारे पास जो फंजाई है, फंजाई की हाइफी में हमको देखने को मिलती है, जिसमें हम फाइकोमाइसिटीज़ एल्गी देखने को मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम सिनकाइट्रियम सिनकाइट्रियम कंडीशन और सिनोसिटिक कंडीशन। सिनकाइट्रियम कंडीशन हमको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहाँ देखने को मिल रही थी, एनिमल सेल में देखने को मिल रही थी। वहीं सिनोसिटिक कंडीशन हमको फंजाई, एल्गी, इन सब प्लांट सेल में हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। सिनकाइट्रियम में क्या होता है, मल्टी यूनिन्यूक्लिएट, बहुत सारे यूनिन्यूक्लिएट सेल्स क्या करती हैं, फ्यूज़ होके एक सेल बना लेती हैं, और यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाती है, कौन सी कंडीशन हो जाती है, बहुत सारी यूनिन्यूक्लिएट सेल्स फ्यूज होके एक क्या बना लेती हैं, सेल बना लेती हैं, ठीक है, एक सेल बना लेती हैं, और उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमको क्या देखने को मिलता है, क्योंकि 3 सेल से क्या बन रहा है, एक सेल्स बन रहा है, ठीक है। वहीं सिनोसिटिक कंडीशन ये कंडीशन क्या कहलाती है, सिनोसिटिक कंडीशन कहलाती है, सिनकाइट्रियम कंडीशन कहलाती है। सिनोसिटिक कंडीशन में क्या होता है कि एक सेल में क्या होता है, 2 जब न्यूक्लियस होते हैं तो इसमें क्या नहीं होता है, कैरियोकाइनेसिस जब क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, लेकिन क्या नहीं होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती है। उसका इस सेल का साइटोप्लाज्मा डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जा रही है, सिर्फ न्यूक्लियस से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, और साइटोप्लाज्मा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होने लग जाती है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, सिनोसिटिक कंडीशन। ये कहाँ देखने को मिलता है हमको, इसमें क्या नहीं हो रहा है, साइटोप्लाज्मा जो साइटोकाइनेसिस, स्टॉप साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है,
ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस फर्दर होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस है उसका डिवीज़न क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है, जिससे इस टाइप की कंडीशन मिल जा रही है, बन जा रही है। तो ये किसका फीचर है, प्लांट का फीचर है। और ये सिनकाइटियम कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है, एनिमल सेल्स में देखने को मिलती है। अब हम शेप ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं। जो हमारा न्यूक्लियस है, शेप के बेस में कितने टाइप का है। शेप ऑफ न्यूक्लियस, वैसे जनरली हमारा क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। जनरली क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप। लेकिन बहुत सारे WBC में हमको क्या देखने को मिलता है, डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस के शेप देखने को मिलते हैं। तो WBC वाइट ब्लड कार्पस सेल्स होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट। इसमें क्या होता है, कितने टाइप की होती हैं, ये होती हैं हमारी 2 टाइप की, एक ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स में कौन सी WBC आती है, हमारा न्यूट्रोफिल्स। दूसरा है हमारा बेसोफिल। तीसरा है हमारा एसिडोफिल। इसको क्या कहते हैं, एंडोफिल भी कहते हैं, ईसोफिल्स भी इसको कहते हैं, ईसोफिल्स। तो ये हमारे क्या हैं, WBC की सेल्स हैं, जिनमें ए ग्रेनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसिलोफिल्स, एसिडोफिल्स जो क्या होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। इसमें क्या होती हैं, ग्रेनुलस होती हैं। ए ग्रेनुलो में आता है आपका मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब हम इनके न्यूक्लियस को देखेंगे कि इनमें किस टाइप का शेप हमको न्यूक्लियस का शेप देखने को मिलता है, किस टाइप के न्यूक्लियस का शेप देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट वन आ जाता है हमारा न्यूट्रोफिल्स। ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा कौन सी WBC हमारी बॉडी में होती है, तो न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होती हैं। इसका जो सेल होती है, इसमें क्या होता है, बाइलोब्ड, मल्टी लोब्ड हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ये 3 से 5 हो सकता है, 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलती है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। सेकंड आता है हमारा लिम्फोसाइट्स। ये हमारा सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारी बॉडी में, न्यूट्रोफिल्स होता है, देन लिम्फोसाइट होता है। इसकी जो सेल होती हैं, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है हमारा, इसका न्यूक्लियस क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। क्या है, स्फेरिकल शेप न्यूक्लियस, स्फेरिकल शेप का न्यूक्लियस मिलता है। थर्ड है हमारे पास मोनोसाइट्स। इसमें क्या होता है, इसका न्यूक्लियस कैसे होता है, किडनी शेप। क्या होता है, किडनी शेप न्यूक्लियस मिलता है। किडनी शेप न्यूक्लियस देखने को मिलता है, किडनी शेप न्यूक्लियस।
और सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल, देन लिम्फोसाइट, देन हमारा मोनोसाइट्स, और थर्ड आता है हमारा इसिनोफिल्स। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, हॉर्स शू टाइप का होता है। क्या होता है, हॉर्स शू टाइप का होता है, इस टाइप से हॉर्स शू टाइप का, शू शेप्ड न्यूक्लियस, हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। लास्ट आता है हमारा बेसोफिल्स। इसका जो न्यूक्लियस होता है इसमें क्या होता है, एस शेप्ड या बाइलोब्ड कह सकते हैं इसको, बाइलोब्ड न्यूक्लियस मिलता है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस। बाइलोब्ड न्यूक्लियस। तो बाइलोब न्यूक्लियस कहाँ देखने को मिल रहा है हमें, बेसोफिल्स में। तो ये हमने क्या देखा कि शेप के बेस पे हमें डिफरेंट टाइप की सेल्स में क्या देखने को मिल रहा है, उसके शेप, यहाँ पे क्या है उसके न्यूक्लियस में डिफरेंट टाइप का है। तो हमें क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली यहाँ से पूछे जाते हैं कि मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस कहाँ मिलता है। तो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस हमें कहाँ मिलता है, न्यूट्रोफिल्स में देखने को मिलता है। वहीं हमें क्या देखने को, स्फेरिकल शेप कहाँ मिलता है, लिम्फोसाइट में हमें स्फेरिकल शेप का न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और हमें किडनी शेप न्यूक्लियस, किडनी मोंकी से याद रखना, मोनोसाइट्स में क्या होता है, किडनी शेप न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और ईसोफेगस या एसिडोफाइल्स जिसको कहते हैं, इसमें क्या देखने को मिलता है, हॉर्स शू शेप का हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। वहीं थर्ड हम बेसोफिल्स की बात करते हैं, तो बेसोफिल्स में बाइलोब्ड या एस टाइप का शेप, एस शेप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने इसके नंबर के बेस पे हमने क्या देखा, यूनिन्यूक्लिएट, मल्टीन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन। अब हमने इसके शेप के बारे में पता। जनरली देखा जाए तो ये स्फेरिकल शेप का है, लेकिन हम जैसे WBC में देखते हैं तो WBC की जो सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के शेप हमको न्यूक्लियस के शेप यहाँ पे देखने को मिलता है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है हमारा, सेकेंड हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, ये क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। हमने पढ़ा था कि ये क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और ये कहाँ पे होता है, हमेशा पेरिफेरी में होता है। ये हमने क्या देखा, ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके ये क्या होते हैं, पेरिफेरी में होता है। कहाँ होगा, पेरिफेरी में। रिप्रेजेंट पेरिफेरी रीजन, रीजन में हमको देखने को मिलता है। और क्या होता है इसमें, इट्स कंटेन राइबोसोम्स फैक्ट्री भी कहते हैं न्यूक्लियोलस को, राइबोसोम्स। यहाँ पे किसका सिंथेसिस होता है, द सिंथेसिस ऑफ RNA का सिंथेसिस कहाँ होता है, हमारे न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस क्या है, एक ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसको सबसे पहले किसने किया था, फॉन्टन। इसने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था फॉन्टेन ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका फॉर्मेशन, ये न्यूक्लियस कैसे बनता है, तो न्यूक्लियस बनता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन,
न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन है, नॉर रीजन होता है, उससे क्या बनता है, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो हम थोड़ा सा नॉर के बारे में जानते हैं। तो न्यूक्लियस की हमने बात की, न्यूक्लियस हमारा क्या है, फोंटोन ने सबसे पहले इसका टर्म दिया। और न्यूक्लियस क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इट प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है, पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे क्या था, इट्स कंटेन अ राइबोसोम, ये क्या करता है, इसको राइबोसोम्स फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए की क्या करता है, सिंथेसिस करता है। अब ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन होता है क्रोमोसोम्स में, उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो नॉर रीजन के नॉर के बारे में हम जानते हैं। नॉर क्या है, नॉर है हमारा न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन जो कि हमें कहाँ मिलता है, ये नॉर रीजन जो हमारा न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन कर रहा है, ये हमें कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमारे सेट क्रोमोसोम्स में, सेट क्रोमोसोम में देखने को मिलता है, सेट क्रोमोसोम। अब ये सेट क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो सेट क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स है, ये इसका क्या है, सेंट्रोमियर है, यहाँ से क्या लगा हुआ है, क्रोमेटिड्स, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर से क्या होता है, दो क्रोमेटिड्स जुड़े होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, डीएनए होता है। तो सेंट्रोमेयर को क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं, फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। अब इसके क्रोमोसोम्स में, कुछ क्रोमोसोम्स में नॉर साइट लगा रहता है, नॉर, ठीक है, नॉर साइट लगा रहता है, नॉर का स्टैंड लगा होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, नॉर रीजन। ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस। ये क्या है हमारा, एक सैटेलाइट क्रोमोसोम, सेट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम्स। जितने भी हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से क्या होते हैं, एक से लेकर दो या चार क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होता है, नॉर रीजन होता है। और नॉर रीजन ही क्या करता है, सेल में न्यूक्लियोलस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जैसे 13, 14, 15, इवन ह्यूमन में 13, 14, 15 और एक्स जो क्रोमोसोम्स होता है, वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करते हैं। तो सैटेलाइट क्रोमोसोम्स क्या करता है हमारा, इस टाइप के क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, सेट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो क्या कहता है, नॉर रीजन या न्यूक्लियोलस का क्या कहता है, फॉर्मेशन करते हैं। अब हमने न्यूक्लियोप्लाज्मा में न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ा। और सेकंड है हमारे पास क्रोमोटीन स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। क्रोमोटीन क्या है, एक हमारा जो डबल हेलिकल डीएनए होता है, वो विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एक क्या करता है, हेलिकल स्ट्रक्चर बना देता है, न्यूक्लियोसोम्स बना देता है। और इसी के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्रोमोटीन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्रोमोटीन कहते हैं, ठीक है। ये रह हुआ हमारा डीएनए।
डीएनए जो कि डबल हेलिकल मॉलिक्यूल होता है, डबल हेलिकल होता है, इसके डेंस कंडीशंस, डेंस जब ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या हो जाता है, जॉइंट हो जाता है। हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या करना है, कोलिंग कर लेता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ कोलिंग कर लेता है, तो न्यूक्लियोसोम्स, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स मिलके क्या बना देते हैं, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रोमोटीन। क्या कहते हैं, क्रोमोटीन, क्रोमोटीन। और यही क्रोमोटीन आगे होके क्या करता है, डेंस बन जाता है, आगे होके क्या बना देता है, डेंस, डेंस क्रोमोसोम बन जाता है। यही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है हमारा, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमारे न्यूक्लियस वाले रीजन में, न्यूक्लियस रीजन में मिलता है। और डीएनए के डेंस कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, क्रोमोटीन बनता है, देन उसी के ही डेंस फॉर्म से हमें क्या मिलता है, क्रोमोसोम्स मिलता है। तो क्रोमोसोम्स हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने बहुत सारी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड हो गया हमारा, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ना है हमें, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम के बारे में पढ़ना है, ग्लोबल क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी के बारे में भी हम क्या करेंगे, फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस का हमने डिटेल स्ट्रक्चर जाना, सिनकार्टियम कंडीशन हमने देखा, प्लांट में हमने देखा कि लिक्विड एंडोस्पर्म, कोकोनट, जैंथोफिल्स, जैंथोफाइएसी, फाइकोमाइसिटीज, एल्गी में, इनमें क्या हो रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमको देखने को मिल रही है। तो आज के लिए इतना ही। देन हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इसको ये क्या है, एक सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर भी है, सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर, सेमी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस स्ट्रक्चर, सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर। क्यों कह रहे हैं सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके पास अपना क्या है, सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और सेकेंड और क्या है, इसके पास 70S टाइप का क्या हो रहा है, क्या मिलता है, राइबोसोम्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है, राइबोसोम, 70S टाइप का राइबोसोम्स देखने को मिलता है, राइबोसोम। ये भी क्या है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलता है। इसकी जो आउटर लेयरिंग है, इसको क्या कहते हैं, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो कि क्या होती हैं, हाईली परमिएबल होती हैं। क्या होती हैं, हाईली परमिएबल होती हैं। इसकी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल होती हैं, ये वाली लेयर क्या कहलाती है, इसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, F1 F0 पार्टिकल, ये क्या है, इसका ऑक्सीसोम भी कहते हैं इसको, ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम। और इसमें क्या है, सर्कुलर डीएनए है, जो कि विदाउट हिस्टोन प्रोटीन है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन एक
वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो क्या करता है डीएनए के मॉलिक्यूल को बाइंड करने में हेल्प करता है और क्या बनाता है न्यूक्लियस के फॉर्म में होता है, क्या न्यूक्लियोसोम बनाने में हेल्प करता है। इसी की हेल्प से क्या बनता है डीएनए कंडेंस क्रोमेटिन के फॉर्म में या क्रोमोसोम्स के फॉर्म में पैक्ड होता है। क्या और क्या है इसको क्या कहते हैं सिट्रीन। तो ये हमने क्या देखा है इसके स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जब सबसे पहले कहाँ इसको खोजा गया तो सार्कोमा, इसको सबसे जब डिस्कवर किया गया तो इसको कहाँ देखा गया जो इंसेक्ट्स की मसल स्केलेटल सेल्स है वहाँ पे इसको देखा गया और सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बताया गया सार्कोसोम कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया कॉलिकर ने इसको सबसे पहले इंसेक्ट्स के स्केलेटल सेल्स में देखा था, स्केलेटल मसल्स में देखा था इंसेक्ट्स के, और क्या बोला था इसको सार्कोसोम। सार्कोसोम क्यों कहा इसको कि सार्कोसोम क्या होता है स्टडी ऑफ मसल्स को सार्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या पड़ा सार्कोसोम। सेकंड पड़ा फेल्टा, फ्लेमिंग ने इसको क्या कहा था फेल्टा, क्या कहा था फेल्टा। फिर बेंडा आए, इन्होंने क्या नाम दिया इसको माइटोकॉन्ड्रिया, क्या नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और सबसे पहले लिम्फ की जो लीफ है उसमें प्लांट में कहाँ पे खोजा गया लिम्फ की जो लीफ ने वेफे ने इसने क्या किया था डिस्क्राइब किया था, सबसे पहले डिस्कवर किया था, ठीक है। तो एनिमल में इंसेक्ट्स में किसने खोजा था कॉलिकर ने इंसेक्ट्स के स्केलेटल मसल में क्या देखा माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और उसको क्या नाम दिया उसको सार्कोसोम देखा। प्लांट के केस में हम देखते हैं कि प्लांट के केस में वेवीज एक साइंटिस्ट हुए हैं, इनने प्लांट की जो लीफ होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा। तो नेक्स्ट कल की क्लासेस में हम पूरा माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। इसका कैसे ये बैक्टीरिया से हमने अर्ली क्लासेस में पढ़ा था कि बैक्टीरिया से कैसे ये रिलेट करता है, कैसे ये क्या करता है अपना फ्यूजन करता है, और इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज क्यों कहा जाता है। ये क्या करता है अपनी एटीपी खुद प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसके पास अपना क्या है डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, लेकिन ये क्या करता है कुछ अदर प्रोटीन के साथ क्या करता है एसोसिएट होकर क्या करता है डीएनए बाइंड करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।